हेलो बच्चों, आई होप सो आज आप बहुत खुश हो गए। कारण क्या है कि सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू से था और आपकी खुशी देख के मुझे भी काफी खुशी हो रही है, क्योंकि आज जो हम लोग आंसर मिलाएंगे उसमें कितने आंसर सही होंगे 35 आउट ऑफ 35। आई विश कि आप लोगों का सारा क्वेश्चन 35 आउट ऑफ 35 हो। चलो मिलाते हैं गाइज, मिलाने वाला काम आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, सॉरी नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब सर तीनों आंसर हुआ नहीं, आंसर आपका होगा बी गाइज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का आंसर हो गया बी। इनमें से कौन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो आंसर है गाइज बी। बाकी ये तीनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि द यूनिट रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। सेकंड ऑर्डर का आपसे यूनिट पूछ रहा, तो आंसर हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये कैसे निकालते हैं सर? तो आपको मैंने बताया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, कंसंट्रेशन के। सही है। और रेट को हटाएंगे तो रेट को हटा करके अगर हम करते हैं पावर के आर, और सेकंड ऑर्डर है तो पावर हो जाएगा 2। के को अगर मैं लिख रहा हूं के इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर 2। और रेट का यूनिट होता है गाइस मोल पर लीटर पर सेकंड, और नीचे कंसंट्रेशन का यूनिट हो जाएगा मोल का स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। मोल से ये मोल कटा, मतलब क्या बचा, मोल इनवर्स। लीटर से लीटर कटा, क्या बचा, लीटर और पर सेकंड। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर सी है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको आंसर साफ दिख रहा है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कम करते हैं हम लोग, आंसर पे बात करते हैं ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द रेट इक्वेशन ऑफ dx by dt द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आपको क्या बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पावर ऑफ कंसंट्रेशन को जोड़ दीजिए, और जोड़ने पे क्या आएगा, हाफ हाफ 1। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, डी। क्लियर है? थर्ड का आंसर डी। अब आपके पास जितने नंबर में क्वेश्चन आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो, आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिंज आइसोथर्म आइसोथर्म, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका एक डेरिवेशन होता है x by m इज इक्वल टू kp टू दी पावर 1 by n। द राइट आंसर इज ए। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फैट सॉरी मिल्क इज, मिल्क क्या है, फैट डिस्पर्स इन मिल्क, वाटर डिस्पर्स इन फैट, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, फैट डिस्पर्स इन फैट। तो सिंपल सा जवाब है फैट डिस्पर्स इन वाटर। ये कैसे सर? तो ये ऐसे कि जो हम लोग दूध को गर्म करते हैं तो ऊपर मलाई जम जाती है। मलाई क्यों जम जाती है? क्योंकि उसमें फैट होता है। क्लियर है? तो वो वाटर में डिसॉल्व है, तो फैट डिस्पर्स इन वाटर। आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ए। अगले क्वेश्चन में चले। 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलोइड्स। इनमें से कौन सा लायोफिलिक कोलोइड्स है? और आपको याद है कि मैंने जो आपको पीवाईक्यू कराया था, कौन सा, पीवाईक्यू के साथ साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉर्म। क्लियर है? चलो हाँ सर ये तो बिल्कुल सही जवाब था हमारा, बाकी सब भी सही होगा गाइज। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में? तो आयरन कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है। आंसर क्या हो जाएगा गाइस, बी। चलो अगला क्वेश्चन मिलाते हैं 7 के बाद। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे एसिटिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड में चेंज नहीं हो सकता है? तो PCl5 से इससे भी रिएक्शन करेगा, SOCl2 इसमें भी रिएक्शन करेगा, Cl2 इससे भी रिएक्शन करेगा विथ रेड फास्फोरस। आंसर हो जाएगा PCl3। इसके साथ एसिटिक एसिड रिएक्शन कर करके एसिटाइल क्लोराइड नहीं बना सकता, ऑर्गेनिक रिएक्शन का ये। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। 8 के बाद अगला क्वेश्चन है 9, एसिटामाइड इज। अगर मैं एसिटामाइड के बारे में बात करूं, अमाइड मतलब RNS2, तो आपको पता होना चाहिए ये एसिड होगा या बेस होगा। ऑब्वियसली ये लुईस बेस होगा क्योंकि इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और बेस को क्या बोलते हैं गाइस, अल्कलाइन। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहा, 10 नंबर, कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये कौन सा एमाइंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरनरी। तो आप देखो NH2 ग्रुप किससे जुटा हुआ है, एक कार्बन से, और ये कार्बन अगले कितने कार्बन से जुटा है, तो 1, 2 और 3 कार्बन से जुटा है, तो स्टैंड फॉर टर्सरी। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है सी, मींस टर्सरी अमाइंस। सही है? मजा आ रहा क्वेश्चन बनाने में? क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेटेड है। आपने पीवाईक्यू पे स्टडी कर लिया, मतलब आपका 35 आउट ऑफ 35 आना ही आना है। फिर भी हमें मिलाना क्या है,
11 नंबर क्वेश्चन, मिथाइल एमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव, ये क्या देगा? तो ये देगा, क्या देगा कि मिथाइल एमाइन को जब आप हीट करते हो क्लोरोफॉर्म से तो बनता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC बनता है। यही भोपाल ट्रेजरी के लिए जाना जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में बढ़े। 11 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या? 12, और 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक, इनमें से कौन सा बेसिक होगा सबसे ज्यादा? तो सेकेंडरी वाला एमाइंस ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो सर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा ये एमाइंस वाले ग्रुप में आ जाएंगे, बेंजीन ग्रुप आ जाएगा जो बेसिसिटी को कम कर देगा। क्लियर? तो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में बात करें 12 के बाद कौन सा क्वेश्चन? 13, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड जो होता नहीं है उसमें वैन डर वाल्स, भूल जाओ। कोवैलेंट बॉन्ड तो होता है लेकिन एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। आंसर हो जाएगा गाइस हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है उसके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप सो कि ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही हुआ होगा, सब आंसर आपका सही हो। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 13 के बाद 14 में। 14 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोहेक्सोज। बेटा कीटोन्स ग्रुप किस में होता है? और वो हेक्सोज मतलब 6 कार्बन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज में कीटोन्स ग्रुप। क्लियर है? अगला केस बात करें गाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड। डायमंड किस तरह का क्रिस्टल्स है? आयनिक सॉलिड? नहीं, आयनिक तो हो ही नहीं सकता। मॉलिक्यूलर? नहीं। मेटालिक? नहीं। दिस इज द आंसर इज कोवैलेंट। कार्बन क्या है? डायमंड कार्बन कार्बन का बना होता है और कार्बन कार्बन एक दूसरे से नेटवर्क सॉलिड कहलाता है या फिर कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े गाइस। 15 के बाद अगला क्वेश्चन है 16, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो NaCl का स्ट्रक्चर होता है FCC मॉडल का स्ट्रक्चर होता है, मींस द राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलो 16 के बाद ये सब तो आसान क्वेश्चन था, मतलब रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन हमको लग रहा है कि मैं रिपीटेड कर रहा हूं आपको PYQ का क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। और बेटा ये भी तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पिछले वाले वीडियो में, आपने देखा नहीं, इस बात का आपको अफसोस रहेगा। अगर आपने देखा होता तो आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको वही मिल रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा गाइस डी। और 17 के बाद 18 है, कहता है ऑन एन ऑक्टाहेड्रल वाइट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर। ऑक्टाहेड्रल वाइट कितने स्फीयर से घिरा होगा, मतलब एटम से? तो आंसर हो जाएगा 6। कैसे सर? 1 2 3, ठीक, और उसके ऊपर फिर 3 हो जाएगा, 1 2 और 1 3, और यहां पे जो वाइट्स बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स करेगा। सही है, तो टोटल एटम कितना हमने बनाया? 3 3 6, तो आंसर क्या हो गया? 6। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इनमें से कौन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा? याद रखना कि जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वही टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी जिसमें वॉल्यूम होता है वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैरिटी भी डिपेंड करेगा क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम होता है, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम होता है, नहीं होता तो मोलैरिटी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड ये तीनों करेगा, नहीं करेगा तो मोलैरिटी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं 19 के बाद गाइस 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। इनमें से कौन है जो पॉजिटिव डेविएशन देता है रॉड्स लॉ का? और मैंने क्या कहा था, मेमोराइज करके रखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा और आ गया। और आंसर क्या है? सी। क्लोरोफॉर्म एंड इथाइल अल्कोहल को जब आप मिलाएंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन देगा रॉड्स लॉ का। क्लियर है? चलो 20 के बाद अगला क्वेश्चन 21, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पाई इज इक्वल टू CT, नहीं, पाई C RT, आंसर बी हो जाएगा। तो सर ऐसा तो नहीं दिया हुआ, हम लोगों ने कुछ और पढ़ा था। चलिए उसको डिराइव कर देते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT होता है, हाँ सर, C चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाई C इज इक्वल टू RT, तो सेम चीज हो गया, वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। पाई इज इक्वल टू CRT कहीं नहीं लिखा हुआ, उसका डिराइव कर दिया, तो डिराइव के फॉर्म में बी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? बी हो जाएगा। 21 के बाद अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं 22 में, क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इनमें से कौन सा है जो ऑर्थोफॉस्फोरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है? और ऑर्थोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला आपको पता है H3PO4, मींस आंसर बी। सही है गाइस? चलो होना भी चाहिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आपका आंसर भी सही होगा। 35 में 35 मारना है। द स्ट्रक्चर ऑफ HCF4 इज, रिपीटेड क्वेश्चन है, द आंसर इज स्क्वायर प्लैनर। सही है, अगले क्वेश्चन में आते हैं
23 के बाद अगला क्वेश्चन है 24। नंबर बताने से क्या फायदा, आंसर मिलाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एग्जिबिट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा है हैलोजन जो एग्जिबिट नहीं करता पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये किसी भी सूरत पे किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में निगेटिव शो नहीं करता। दूसरा कारण है कि इसके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होता, लेकिन इन सब के पास डी वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है, तो ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बाकी तीनों ये नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा गाइस फ्लोरीन। क्लियर? हाँ सर हम भी मारे हैं, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 25। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसमें बनेगा? H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। आंसर हो जाएगा गाइस डी। कारण क्या है? जैसे टेलिनियम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड एंगल और छोटा हो जाएगा। आंसर डी। ऑक्सीजन से बड़ा कौन होता है? सल्फर। सल्फर से बड़ा कौन? सेलेनियम। सेलेनियम से बड़ा कौन? टेलिनियम। साइज बढ़ा बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा। एकदम डेफिनेट बात, ऐसे ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? H2TE। 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 लॉस कर दिया, 10 नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम +3, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैनेडियम V3 3+, 2 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आयरन 26, 3, 2, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आंसर डी होगा। कैसे? मैं बता देता हूं। आयरन का एटॉमिक नंबर है गाइस 26। आर्गन, आर्गन के बाद क्या लिखेंगे? 4s2 एंड 3d कितना? 6। डी में आ जाओ, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू रे? 6। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ये 3+ लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करेंगे, मतलब 5। और 5 अगर एक एक इलेक्ट्रॉन यहां डाले तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा? हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। मिटाएं इसको? मिटाना भी चाहिए क्योंकि आंसर हमें आगे बनाना है। 26 के बाद अगला क्वेश्चन 27। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज? क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24 और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +6 होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 28 Cu2+ आयंस में, मतलब द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2+ आयंस Z इज इक्वल टू 29। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 बना लो, 2+ भी दे देना, लेकिन पहले हम लिखते हैं आर्गन, फिर क्या? 4s1 एंड 3d कितना बच्चा? 10। ठीक, 2+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस किया, 9 है। अगर आप डी ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो कैसे डालोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा? सिर्फ 1। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे चलना भी चाहिए हम लोगों का। आंसर पटापट बन रहा है, मतलब आपका भी बन चुका है एज ए एग्जाम में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। A vitamin which play a vital role in the coagulation properties of blood is? ब्लड को क्लॉट करने में कौन सा विटामिन का रोल है? विटामिन के का मतलब कोगुलेशन होता है, कोगुलेट का मतलब होता है जमना। सही है। 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कहता है कि क्लोरामाइन टी इज या फिर ऑब्लिक एन डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है या एंटीपायरेटिक है? क्लोरामाइन, क्लोरामाइन जो है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एंटीसेप्टिक नहीं हो सकता, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक्स के फॉर्म में कभी इसका यूज ही नहीं होता, और एंटीसेप्टिक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अमाइंस है, इन द सेंस ये डिसइंफेक्टेंट होगा, कंफर्म। चले आगे। हाँ 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोजाइन इज अ ड्रग व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? हाइड्रोजाइन का इस्तेमाल कहां करते हैं? मलेरिया के केस में, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया, टाइफाइड। हाइड्रोजाइन जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के लिए करते हैं, कैंसर में जब ट्यूमर बन जाता है तब, और इसमें से हमें कोई भी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, तो आंसर हम क्या मारेंगे? नन ऑफ दीज। क्लियर है? कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस के केस में ट्यूमर बन जाता है, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस में, तो मे भी आंसर डी हो सकता है, लेकिन डी उतना परफेक्शन नहीं है। आंसर कैंसर हो सकता है, वो भी ट्यूमर के केस में हाइड्रोजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो मे बी डी यहां के ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर, मैं पहले कह दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन में चलें। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलॉइड्स? इनमें से कौन सा है जो एल्कलॉइड्स है? निकोटीन, बिल्कुल एल्कलॉइड्स है। कोकीन, ये भी एल्कलॉइड्स है। एट्रोपिन, ये भी एल्कलॉइड्स है। मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ये सब नहीं, आंसर हो गया ए, आंसर डी, ऑल ऑफ दीज, सब का सब एल्कलॉइड्स है। चलिए आगे।
32 के बाद अगला केस है बेटा 33 का, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर, इनमें से कौन सा नेचुरल रबर है। मैं नहीं बोलूंगा, मैं थक गया हूं, अब आप बोल दो क्या है आंसर। द राइट आंसर इज आइसोप्रीन। ये सारे क्वेश्चन को हमने किया, अच्छे से किया। 33 के बाद अगला कौन है गाइस 34, अ रॉ मटेरियल यूज इन मेकिंग नायलॉन। नायलॉन बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इथिलीन, डायब्यूटिन, आइसोप्रीन नहीं, एडीपिक एसिड का इस्तेमाल होता है और हेक्सामेथिलीन डाइमाइन का इस्तेमाल करते हैं। इस दोनों को मिलाते हैं और हमारा क्या बन जाता है, नायलॉन। तो एडीपिक एसिड एक रॉ मटेरियल हुआ किसको बनाने का, नायलॉन को बनाने का। सही है, सी आंसर है। मतलब 34 के बाद आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, CF2 इसका भी तुम ही बता दो यार, बता दिए, आंसर मिला लो। आंसर है बिल्कुल सही, क्या बात है। यही तो बात है कि भैया आंसर मैच कर गया। आंसर क्या है, टेफ्लॉन। अगले क्वेश्चन में बढ़े, मतलब 35 का आंसर क्या है, ए। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है। 35 के बाद गाइस 36 में आते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर का कंडीशन और सॉल्यूशन के बाहर का कंडीशन क्या सेम होगा, तो मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है अंदर का भी और बाहर का भी। तो वैसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कहते हैं आप, आंसर डी होगा। 36 के बाद अगला क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन क्या रहा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl and H2O हैज, PYQ का सेम क्वेश्चन आंसर 20.2% HCl मिलाएंगे तो हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। तो कुछ चीजें याद भी तो रखनी पड़ेगी। हाँ सर, याद था आंसर, हमने सही मारा। तो आगे आ जाओ गाइस 38 नंबर क्वेश्चन, अ चार्ज ऑफ 96,500 कूलम लिबरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कितना ग्राम डिपोजिट होगा। तो मैं आंसर बता देता हूं, आंसर हमको पहले से पता। कैसे सर, ध्यान देना। कॉपर है, कॉपर के ऊपर 2+ होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। हाँ सर, 2 इंटू 96,500 कूलम, तो डिपोजिट होता जितना इसका एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास कितना है 63.5। लेकिन क्या रहा कि इतना नहीं सप्लाई किया गया, इतना चार्ज सप्लाई किया गया, 96,500 टब डिपोजिशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना भाई इतना, ये कट गया, 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट के आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 31.75। ज्यादा गिना गया, आंसर आपको सामने दिख रहा है। मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, आंसर आपके सामने लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। मैंने एक कॉन्सेप्ट खाली बता दिया कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको फिर से रिपीटेड हो जाए। 39 द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल, और इसको भी हम लोगों ने बनाया था, आंसर क्या था, ए। सही है, बिल्कुल। अगला 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ जिंक इतना 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 वोल्ट है, तो है उससे क्या मतलब, कैथोड कौन है, याद कर। इसको भी मैंने बताया, क्या बताया कि जिंक जो होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है, हाँ या ना। कैसे पता सर, यहां देखो ऑक्सीडेशन 0 +2 बढ़ रहा ऑक्सीडेशन करेगा, और ये +2 से 0 हो रहा घट रहा तो ये रिडक्शन करेगा, बिल्कुल सही है। और जो ऑक्सीडेशन करता है उसे एनोड कहते हैं, और जो रिडक्शन करता है उसे कैथोड कहते हैं। तो कैथोड यहाँ पे कौन होगा, ये सवाल आपसे कह रहा, तो कॉपर होगा। इतना सा काम करना था, बिल्कुल काम यही करना था। चलेंगे, चलो, मतलब आंसर इसका क्या हो गया गाइस, आंसर हो गया बी, कॉपर। कॉपर यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा है और जिंक एनोड का काम करेगा। 40 के बाद अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु गिव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, किसने आयोनाइजेशन की थ्योरी दी थी। तो एरिनियस ने अपना आयोनाइजेशन का थ्योरी दिया था। क्या चीज कि भैया एसिड कौन होगा, बेस कौन होगा, आयोनाइजेशन के बेसिस पे। फैराडे ने नहीं दिया था, ऑस्वाल्ड ने नहीं दिया था, रदरफोर्ड ने भी नहीं दिया था, किसने दिया था, एरिनियस इक्वेशन में। आंसर बी। अगला क्वेश्चन चले, 41 के बाद अगला क्वेश्चन है 42, कहता है द रेट ऑफ अ रिएक्शन सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स किस पे करेगा, एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। आंसर डी। 42 के बाद अगला मिलाते हैं गाइस 43 नंबर क्वेश्चन। 43 कहता है अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम ईथर बाय रिएक्टिंग विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अल्काइल हैलाइड ईथर, अल्काइल हैलाइड से हमको ईथर बनाना, अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना है, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो जिंक का तो इस्तेमाल करते नहीं है, सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड का। लेकिन कौन सा, ड्राई या मॉइस्ट है, आंसर है ड्राई। क्लियर। तो अगर आपको अल्काइल हैलाइड को RX को चेंज करना है, किस में, ईथर में चेंज करना है, तो आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का। तो मींस की आंसर क्या है, आंसर ए है। ठीक है, चलो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कंफ्यूजन आ सकता है, तो कंफ्यूजन ना रहे, वही तो हम लोगों का एम है। 43 के बाद 44, द यूपिक नेमिंग ऑफ दिस। इसका यूपिक नेमिंग क्या लिखते हैं, 1 2 3 4, 3 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी। हाँ सर,
1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे ब्यूटानोइक एसिड, या एक भी लिख सकते हैं ब्यूटानोइक एसिड। सही है, ऐसा है कहीं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड? तो नहीं सर, ऐसा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, एक मिनट एसिड, मेरी गलती हो गई ब्यूटानोइक एसिड, मैंने गलत सोचा, ब्यूटानल अल्डिहाइड है इसलिए अल, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, हमको लगा COOH है, आप सही थे। चलो आंसर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 44 के बाद 45, फॉर्मेलिन इज द कमर्शियल नेम। फॉर्मेलिन किसका नाम है? तो फॉर्मेलिन में हम लोग 40% एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं मेथानल का, जिसको हम लोग फॉर्मेलिन भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को डाल देते हैं और हमारा बन के तैयार हो जाता है फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन में काम आता है। ठीक है, आंसर इसका सी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 46 में, कहता है एन अल्डिहाइड एन ऑक्सीडेशन गिव्स। अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो क्या दीजिएगा देगा? मान के चलो अल्डिहाइड है RCHO, अगर इसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया तो आपको पता है क्या बन जाएगा? बन जाएगा एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो भी एसिड बने आंसर क्या होगा? एन एसिड, आंसर डी। चले आगे गाइस, 46 के बाद अगला क्वेश्चन है 47, क्लोरो इटॉन इज फॉर्म व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में क्या पूछा? क्लोरोइटॉन इज फॉर्म, क्लोरोइटॉन कैसे बनेगा जब आप क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करेंगे? किसके साथ? आंसर क्या है? एसीटोन। जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या बनता है? मिलता है क्लोरोइटॉन। बार बार नाम में दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं, क्लोरोइटॉन बोलना चलेगा। अगला क्वेश्चन मंस के राइट आंसर है सी। 47 के बाद 48, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो आंसर ए सही मारा हुआ है, CnH2n + 2O। कैसे? अगर आप CH4 लिख रहे हो तो और क्या हो जाएगा? सॉरी O, एक मिनट ऐसे लिख दे रहा हूं, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। देखना CnH कितना है? 2 × N, मतलब N का जस्ट डबल +2 ऑक्सीजन। आ गया, आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो बिल्कुल सही जवाब सर मेरा 48 तक तो सही हो गया, मतलब जितना था उतना मिल गया। अगला है 49, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें से फॉर्मिक एसिड को और फॉर्मल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? PYQ में मैंने बहुत बार बताया, आंसर क्या होगा? सोडियम बाय कार्बोनेट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन, ये तीनों को पॉजिटिव दोनों का दोनों देगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। 49 के बाद अगला क्वेश्चन है गाइस 50, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। कौन कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जा सकता है? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। सही है, तो यहाँ कौन हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। छोटा सा तो बात याद रखना था, आंसर मारना था, आगे बढ़ना था, और हम भी आगे बढ़ रहे। 50 के बाद 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल ओर्स आर मिनरल। दुनिया में जितने भी ओर्स है सारे के सारे मिनरल्स, बिल्कुल सही है। ऑल मिनरल्स आर ओर्स, सारे के सारे मिनरल्स ओर है। आंसर तो मिल गया ना, हम आगे क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा टाइम और लीजिए। चलिए 51 का आंसर हो जाएगा ए, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। दुनिया में जितने भी ओर्स है सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन 51 उनके बाद 52, इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। किस मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस से? आयरन को। जवाब है नहीं। सिल्वर नहीं, लीड नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सही है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े। 52 के बाद है हमारा 53, एन ओर्स हैविंग 2 डिफरेंट मेटल एटम इज। एक ऐसा ओर जिसमें 2 मेटल एटम मिलेंगे। हेमेटाइट नहीं, गैलेना, मैग्नेटाइट। फॉर्मूला याद करना, कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट में 2 मेटल्स होते हैं, क्लियर? मेटल एटम पाए जाते हैं कॉपर पाइराइट में। अगला आते हैं कौन कौन सा? कॉपर और आयरन, क्लियर? अगले क्वेश्चन में आगे आते हैं 53 के बाद 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखिए बेटा आसान कितना है, 2 4 और 4 3 7। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो इस वाला तो सर हम बनाए हुए किए थे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, जवाब तो बिल्कुल सही है आपका 54 का आंसर सी। उसके बाद 55, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कॉल्ड लाफिंग गैस। किसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं? N2O को। N2O किसका फॉर्मूला है? तो N2O फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड का, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। हो गया, चलो 55 के बाद अगला क्वेश्चन है 56, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। इनमें से कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
सल्फर सल्फर, सेलेनियम सेलेनियम, टेलेनियम टेलेनियम, आंसर हो जाएगा सल्फर। सर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा शो करेगा और ये रिपल्सन कम शो करेगा, बाकी सब में साइज और बढ़ता चला जाएगा। आंसर हो जाएगा गाइस बी। क्लियर? चलो 56 खत्म छाल। 57 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल CO4 इज आंसर तो आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। क्या बताइए, सही है? बिल्कुल सही। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो निकेल का निकालना है, इसलिए निकेल को मान लेते हैं x और इसके साथ CO का होल 4 है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 × 4 मींस की 0। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है? 58। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन? इनमें से सबसे ज्यादा मोलर कंडक्शन मतलब कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? तो ध्यान देना, क्लोरीन जितना ज्यादा बाहर है उतना ज्यादा आयन बनाएगा। मान के चल 4 क्लोरीन माइनस में चेंज होगा और ये 1 प्लस में चेंज होगा, जो भी चेंज हो 4 प्लस में, तो 1 आयन से यहाँ 4 आयन से यहाँ टोटल 5 हो गया। इसमें कितना बनेगा? 3 और 1 4 बनेगा। इसमें कितना बनेगा? 2 और 1 3 बनेगा। 1 और 1 2 बनेगा। तो सबसे ज्यादा किस में आयनाइजेशन होगा? तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन ए में होगा। सिंपल सा सवाल और सिंपल सा जवाब। 58 के बाद 59 क्या रहा? यूपिक नेमिंग बताइए इसका और मैं बताऊं, बता देते हैं। मुझे मन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि बता चुके हैं 2 दिन पहले ही आपने इस वीडियोस को देखा होगा। के मतलब पोटासियम, 6 मतलब हेक्सासाइनोफेरेट आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 3 -3 +3, सॉरी -1 × 6 और +3 कट के क्या आ जाएगा? 3। आंसर हो जाएगा 3। आंसर 3 नहीं होगा, आंसर डी होगा। यही बोलना चाह रहे थे ना? चलो हम जान गए ना। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। इसको हटा देते हैं। विटामिन B12 कंटेन। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट। बोलो तो सही मारे हैं? हाँ सर बिल्कुल सही मारे हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है एज अ कोर एलिमेंट। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन कहता था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया? बिल्कुल रिपीट किया सर। 3 और ये बाइडेंटेट है इसलिए 2 × 3 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा बी। और ये भी सही है सर हम लोगों का। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो बनाए थे, याद तो था, बन गया। अगला द यूपिक नेमिंग 1 2 3 4। 4 में 3 नंबर पे मिथाइल है और 1 नंबर पे क्लोरीन है, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, 3 मिथाइल। टोटल कितना हो रहा है? 4। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा कहिए 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आंसर है सी। आपको टिक आउट करना है, इसलिए मैं गंदा भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, बस टिक सही जगह पे होना चाहिए। 62 का सी। 62 के बाद 63 है। ये एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देख बेटा यहाँ पे बी आर किस फॉर्म में निकलेगा? माइनस के फॉर्म में। बी आर माइनस के फॉर्म में निकला। और दूसरा यहां देखना OH माइनस के फॉर्म में है, जो आगे जुड़ जाए, मतलब बी आर माइनस के फॉर्म में और OH माइनस के फॉर्म में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव वाले को निकोलियोफिल्स और पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रोफिल्स। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो निकोलियोफिल्स निकला, निकोलियोफिल्स के बदले निकोलियोफिल्स आ गया, नाम हो गया निकोलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। आगे बढ़े। 63 के बाद अगला क्वेश्चन है कौन? 64 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1? ये बताएं, बता देते हैं, सिर्फ आंसर बताएं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका ऑर्डर मैंने बताया था, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। हाँ सर बिल्कुल सही है जवाब। अगला क्वेश्चन 64 के बाद 65। क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर गिव्स। जब क्लोरोफॉर्म रिडक्शन करेगा किसके साथ? जिंक के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पर क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा गाइस डी, मीथेन बनेगा। जब आप क्लोरोफॉर्म को जिंक के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो मीथेन बनेगा। आंसर डी। 65 के बाद अगला बताते हैं 66 कहता है व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर। अभी तो थोड़ी देर पहले किए थे ना? RBr इसको रिएक्शन कराएं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ऐसा कुछ था। तो क्या बन रहा था? ईथर बन रहा था, ए डाई इथाइल ईथर। अगले क्वेश्चन में चले। 66 खत्म। 66 के बाद कौन आता है जी? 67। ये तो आपको पता ही था। ल्यूकेस रिएजेंट में क्या होता है? तो ल्यूकेस रिएजेंट में होते हैं अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्क HCl। आंसर बी। अगला क्वेश्चन 67 के बाद 68 कहता है ब्यूटेन टू ऑल इज। ब्यूटेन टू ऑल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेथ, एथ, प्रॉप और ये ब्यूट,
और यहाँ पे लगा दें OH, तो ये कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? बोलिए तो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सर, सही बोला आपने, आंसर बी है सेकेंडरी एल्कोहल। 68 के बाद बारी आती है 69 की, जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी अल्कोहल, इनमें से कौन है जो टर्सरी अल्कोहल है? ये तो प्राइमरी वाला लगे है और ये वाला भी प्राइमरी लगे है, दोनों का दोनों, और ये वाला भी प्राइमरी लगे है, तो टर्सरी बचा कौन? आंसर बी बचा। कैसे? OH जिस कार्बन से जुटा है वो कार्बन अगले कितने कार्बन से जुटा है? 3 कार्बन से, तो ये टर्सरी हो गया। आंसर हो गया गाइस बी, सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन मिला लेना, क्या 69 के बाद 70, द यूपिक नेम ऑफ इज यूपिक नेम लिखता है 1 2 3 2 मिथाइल, ऐसा है? बिल्कुल है, 2 मिथाइल 1 प्रोपानल। अल तो नहीं है, अल तो नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड के लिए क्या होना चाहिए? तो अल्कोहल है ना, तो बेटा यहां पर आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा कॉमन नेम है। क्या ये? कॉमन नेम। ये आइसोप्रोपाइल है और OH के बेसिस पे अल्कोहल कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन ये हमसे पूछा यूपिक नेम, और हम लोग कौन सा नेम बता रहे हैं? कॉमन नेम, ठीक है। तो इस बेसिस पे आंसर बी हो सकता है, लेकिन याद रहे दोनों में अंतर है, ये यूपिक नेम नहीं है, जो हमने लिखा है वो कौन सा नेम है? कॉमन नेम। बट इसके अलावा कोई ऑप्शन हमको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर बी ही होगा। आंसर कंप्लीट, मतलब 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिया। आई विश कि आप लोगों का 35 आउट ऑफ 35 सही हो और आपका मार्क्स आपके एग्जाम का काफी अच्छा हो, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी आपने लिखा ही होगा, ऐसा थोड़ी है, सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हूबहू वही था और आपने लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा और अच्छा मार्क्स मिलेगा। आई विश, और मेरी शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के साथ जुटी हुई है। आज के लिए गाइज थैंक यू नहीं कह रहे हैं, सुन ले, एक और लाइन है, वो लाइन ये है कि आपका कितना मार्क्स आया है, काइंडली मेरी मेहनत का एक चीज खाली दे देना, मुझे रिजल्ट आप बता देना कि कितने में कितना आपका सही हुआ, ये कमेंट्स में जरूर डिस्क्राइब कर देना। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।